So, what's up guys, welcome back to my channel. Well, I welcome you all to the HOA family guys. आप सब लोग मेंबर्स बन गए हैं, तो जी हाँ, आप सबके लिए स्पेशल वीडियोस आने वाली हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर बाइंग द मेंबरशिप. और जी हाँ, आपको मैंने प्लान थोड़ा चेंज किया है गाइस, बिकॉज एक छोटा सा चेंज ये है कि अब मैं सोच रहा हूँ 3 साल की करते हैं बीबीए के एंट्रेंस. बीबीए बीकॉम वालों के प्रीवियस 3 करते हैं, 22 वाला, 21 वाला और 20 वाला. 23 वाला तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे ही डाल दिया, वहीं से कर सकते हो. तो वो उतना वो भी नहीं है, कंपैरेटिवली इजी था, थोड़ी मुश्किल है. 3 ये करते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस वाला कर लेते हैं, एक साइकोलॉजी वाला कर लेते हैं और एक बीए वाला कर लेते हैं. बिकॉज इससे क्या, क्यों किया भैया आपने ऐसा, ये इसलिए कर रहा हूं बच्चों में, बिकॉज मैंने नोटिस किया जामिया बड़ा स्मार्ट बनता है. जामिया करता है ना, एंट्रेंसेस में मिक्सिंग कर देता है. जैसे कभी कभी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बीबीए में आ जाते हैं, बीबीए के क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, सिलेबस सबका लगभग सेम है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन इधर से उधर होते हैं, तो क्यों ना हम सारे ही कवर कर लें. तो मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस, बीबीए, बीए ऑनर्स और ये साइकोलॉजी जो मेन 4 है, इन सभी कराऊंगा. इन्हीं सबके मिक्सचर के थ्रू आपका होटल मैनेजमेंट, बीए ऑनर्स, बीए साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी सब कुछ कवर हो जाएगा. तो या थोड़ा चेंज ऑफ प्लान है, 3 करेंगे बीबीए वाले और बाकी के 3 और हम करेंगे किसके, सेपरेट अलग अलग एंट्रेंसेस के, सबका मिक्स करके बनाऊंगा. मैं एंड में 1 या 2 मॉक्स दूंगा, 2 मॉक टेस्ट देने के बाद आपका काम खत्म. ये प्रीवियस ईयर पेपर ही कर लो, वैसे इसके बाहर कुछ नहीं आता, बट स्टिल आपको 2 मॉक टेस्ट आपकी खुशी के लिए मैं दे दूंगा. ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज हम पहले क्या करने वाले हैं, 2022 वाला एंट्रेंस पेपर किसका, बीबीए बीकॉम में जो आया था. और जी हाँ, यही आप सबके काम आने वाला है. लाइक जनरल टेस्ट के अगर बच्चे सीईटी वाले तो उनके लिए भी बहुत काम आएगा. उनको ये सारे मॉक टेस्ट अच्छे से बनाने चाहिए, बाद में सीईटी के मॉक्स भी आने वाले हैं, डोंट वरी. आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे. चलिए, अब ध्यान रखना बच्चों कि पहले तो यहाँ पे रूल्स पढ़ लो. 2022 के रूल्स के हिसाब से आप अगर ये पढ़ लो, चाहे तो रूल्स भी देख सकते हो. 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, कुछ नहीं होना चाहिए आपका, ये सब रूल आपको पेपर में वहां पर दिखाया जाएगा. ये सब रूल्स पढ़ लेना, ठीक है. वीडियो को रोक के स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों मैंने डिवीजन चेक कर लिया. देखो, मैं बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दूं, भैया डिवीजन किस तरह से रहता है. डिवीजन देखो इस तरह से रहता है. पहले तो मैं पेन सिलेक्ट कर लूं, ब्लू में ठीक रहेगा. देखो डिवीजन कैसा रहता है. आपका जो 100 का पेपर है ना बच्चों, 1 मिनट, ओके. आपका 100 पेपर रहता है 4 में डिवाइड रहता है बच्चों, 1 2 3 और 4 में, ठीक है. 40 मार्क्स का आपका आता है जनरल अवेयरनेस. सुन लेना मेरी बात, बस 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपको. 20 का क्वांट्स, 20 का इंग्लिश और 20 का रीजनिंग. इसमें 35 मार्क्स की स्टैटिक जीके बीबीए बीकॉम में, और जनरल टेस्ट की बात हो रही है सीवीटी वालों की. सिर्फ 5 मार्क्स का करंट अफेयर. सिर्फ इस कारण से मैं करंट अफेयर करने के लिए मना करता हूं जामिया एंट्रेंस और सीवीटी के लिए. खास तौर से क्यों मना करते हो भैया, इसीलिए मना करता हूं बिकॉज 5 क्वेश्चन के लिए 5000 एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे. करंट अफेयर का सिलेबस बहुत बड़ा होता है बच्चों, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा होता है. तो करंट अफेयर का बड़ा सिलेबस करने की जगह मैं कहूंगा कि क्यों ना बाकी के 95 मार्क्स को अच्छे से कर लिया जाए. सीवीटी में भी मुश्किल से 5 या 7, 5 भी नहीं आते वहां, तो और ही कम आते हैं. तो मुश्किल से इतने आपके वो आने वाले, तो क्यों ना हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है. इसलिए मैं नहीं कराऊंगा करंट अफेयर्स, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा. करो, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से देख के आप सजेस्ट समझ जाओगे किस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं. तो आई वोंट सजेस्ट, हाँ जिसके पास अच्छी नॉलेज है बाकी सब चीजों की, वो करंट अफेयर कर सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस. अगर आप लोग चाहो, आपको वीडियो पसंद है तो अपने और दोस्तों वीडियो को शेयर करना, उन्हें बोलना वो भी मेंबरशिप ले और आकर पीवाईक्यू से पढ़ाई करें. मैं मॉक्स भी करूंगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, पूरा समझा के करूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 400 इंटू वाई इज 1050, देन वाई इज इक्वल टू, क्या लिखा है, 1400 y इज इक्वल्स टू 1050. तो y की वैल्यू बताओ. कुछ नहीं, y को यहीं रखो, उसे उस तरह भेज दो. 1050 अपॉन व्हाट, 1400, है ना. ये कट गया इससे, ये हो गया 5 2 जा 8 जा, ये हो गया 5 2 जा 1 जा 7 3 जा 7 4 जा 3/4 इज द करेक्ट आंसर. जी हाँ, इसका पहले का आंसर क्या है, डी है. एक बात ध्यान रखना बच्चों, मेजर केस में अल्टर है कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो, बट अगर आपको सॉल्व करते हो नोट्स, बिकॉज होता क्या, मेरे पास तो आंसर की है, मैं आंसर तो मैच करा ही दूंगा, बट कभी कभी सॉल्व करते हुए ध्यान नहीं पड़ता और कुछ गलत हो जाता है, तो जरूर उस टाइम मुझे मेंशन करना कमेंट सेक्शन में जाके. बिकॉज देखो, आप लोग मेंबर्स हो, आपके कमेंट्स में सबका ही जवाब आना है, किसी एक का भी मिस नहीं होगा. सो बिना झिझक के कमेंट में जरूर बोलना भैया ये इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ठीक है. फर्स्ट का आंसर डी है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, फाइल दीज पेपर्स इमीडिएटली. एक मिनट, पेन की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ा सा थिन कर लूं इसे, थोड़ा सा बच्चों, अभी भी ज्यादा लग रही, थोड़ा सा और थिन हो जाए क्या, बहुत थिन हो गया. एक सेकेंड, बेटर, फार बेटर.
चलो करते हैं। क्या लिखा? द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क फाइल दीज पेपर्स इमीडिएटली। बच्चों करना क्या है बेसिकली, ये डायरेक्ट स्पीच है, इंडायरेक्ट करनी है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क टू फाइल दीज पेपर्स इमीडिएटली, या फिर द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू द क्लर्क। तो क्या होगा देखो, आपको यहां पे कीवर्ड पकड़ना है इमीडिएटली। बच्चों इमीडिएटली इज एन ऑर्डर, है ना, इमीडिएटली इज व्हाट? इट इज एन ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क टू फाइल दीज पेपर्स इमीडिएटली। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The HCF of two numbers is 11 and their LCM is 693। जिन बच्चों ने मेरी क्वांट की सीरीज पढ़ी है उनके लिए क्वेश्चन मक्खन है। मतलब मेरी क्वांट की सीरीज जिन बच्चों ने फॉलो करी है ना, मार्क माय वर्ड्स बच्चों, एक क्वेश्चन परेशान नहीं कर रहा है क्वांट का 20 में से 20 बना के आओगे। इसलिए अभी भी जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्वांट की सीरीज को पढ़ लो और सारे फ्रेंड्स का शेयर करना यार। उस सीरीज में व्यूज कम है लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगाई है मैंने, लिटरली सब कुछ कवर किया है मैंने, तो जरूर शेयर करना है बच्चों के साथ, ठीक है। क्या लिखा है? HCF है 11, LCM है 693, ठीक है, और वन ऑफ द नंबर इज 77। दूसरा अगला जो दूसरा नंबर है वो बताओ। वेरी सिंपल फॉर्मूला बताया था ना कि नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है? उनके HCF LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो नंबर कैसे निकल जाएगा? 11 इंटू 693 डिवाइडेड बाय 77, है ना। 11 से ये गया 7 जा, 7 1 जा 7, 99 जा। सो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर इज A, yes, 99, yeah, सही है। A is the answer. Next question. He dashed in the school since 210। बच्चों मैं आपको हमेशा कीवर्ड्स बता रहा हूँ जज करने के लिए। मैं यूजुअली इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ सीडी के चैनल पे, बट हाँ अब तो मैं पढ़ाऊंगा ये आपको, बिकॉज पेपर तो मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ। तो या ही डैश इन द स्कूल सिंस लिखा है ना, तो हैज बीन स्टडिंग आएगा, नो डाउट। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि आपको पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ोगे तभी आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी होगा। कि सिंस दिख गया तो ज्यादातर नहीं कि ऐसा ही होगा, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर सही बैठेगा अगर मेरे कीवर्ड्स वाली बात को ध्यान रखोगे। हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज यंग, आई थिंक दैट्स व्हाई ही हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स। हाँ मोस्ट प्रोबेबली। देखो एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश में ना रूल वूल सब भूल जाओ। रूल वूल आपको यहाँ हमने पढ़ाया होगा, ठीक है, दिमाग के अंदर होना चाहिए कोर में। पेपर देते वक्त सिर्फ ये देखो सुनने में क्या अच्छा लग रहा है। अरे बड़ा गंदा लिख दिया मैंने, बी। सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, सो मेनी प्रॉब्लम अच्छा लग रहा है, वही आंसर है, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आगे प्रोबेबिलिटी, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द टू फेसेस इज डिविजिबल बाय 4 और 6। देखो दो डाइस को साथ में फेंका गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 36 हो गई, है ना बच्चों। देखो ये क्वेश्चन है बड़ा लेंदी, इसको करने में ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 सॉरी 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6। बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो? 1 2 1 4 1 5 1 6 क्या है? 1 5 1 6 क्या है? बताता हूँ बच्चों, एक मिनट बताता हूँ। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। मान लो मैंने दो डाइस को फेंका तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी? या तो पहले में एक आएगा, दूसरे में भी एक आएगा। पहले में एक आया, दूसरे में दो आया, पॉसिबिलिटीज दिख रहा हूं। अगली क्या है कि दो आ जाए पहले में, दूसरे में एक आए, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आपको ऐसे करते 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 कहां तक लिखना है? 6 तक लिख लेना है। इसलिए कह रहा हूं ये लेंथी है। अब क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू फेसेस, यानी इनका सम जो है या तो 4 से डिविजिबल है 6 से। 4 से सबसे छोटा नंबर क्या डिविजिबल है? खुद 4, यानी ये वाली लाइन पूरी, है ना। यहां पर एक और नंबर आएगा, बिटवीन 3 और 1, ये लाइन। और 6 से क्या डिविजिबल होता है? 1 5 वाली लाइन, यानी ये लाइन पूरी आएगी। यहां पर क्या क्या नंबर जाएंगे भैया? 3 3 आएगा, 4 2 आएगा, 5 1 आएगा। एक और चीज भैया, 8 भी तो डिविजिबल होता है ना, 8, यानी ये वाली लाइन भी पूरी आने वाली है। इसमें क्या क्या होगा? 2 6 3 5 4 4 5 3। और भैया 12 भी तो डिविजिबल होता है ना 6 से। तो आपको बेसिकली टोटल आउटकम में से ये निकालने थे जिनका सम जो होता है वो 4 या 6 से डिविजिबल हो। ये निकाला, हमने निकाल लिया। कितने? 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, 6 7 8 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। सही गिना है ना हमने? पक्का 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 पक्का। ये 3 रहेंगे, 5 3 8 सॉरी 8 9 10 11 12 13 हो गया यार। ये 13 डिवाइड बाय 36, दिस इज द आंसर। नहीं, ये तो कुछ तो हमने गलत गिन लिया, कुछ काउंटिंग मिस्टेक हो रहा है। देखो गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही तो आएगा। क्या कुछ मिस हो रहा है बच्चों? देखो 1 2 3 4 5, अच्छा 6 वाली लाइन भी तो होती है। एक और आएगा 6 2 यार। हाँ पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, तो हाँ एक और पॉसिबिलिटी, प्रॉपर 36 पॉसिबिलिटी। इसलिए कहते हैं प्रॉपर 36 पॉसिबिलिटी लिख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना 5 1 वाला ठीक था,
6 2 वाला भी एक आएगा। तो आई गेस इसका आंसर है, मतलब आपको सारी पॉसिबिलिटी लिख के देखनी पड़ेगी, इसलिए ये क्वेश्चन यूजुअली मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूँ पेपर में, बिकॉज इसमें पॉसिबिलिटी बहुत सारी लिख के देखनी पड़ती है। बट आप कर सकते हो, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है, 1 से लेकर 36 तक सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है और देखना है कौन कौन से का सम जो है वो 4 या 6 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर का जब आप लोग करोगे सॉल्व तो आपका आएगा व्हाट इज 6th का है हमारा बी, है ना। इसका आंसर है 7/18, दिस इज द आंसर। समझ गए सब लोग, यानी इसका आंसर एक्चुअली में ये आएगा 14/36 आई गेस। या एक जो मैंने छोड़ा था ना 6 2 वाला, बस यही एक रह गया था, ये कट के 7/18 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इट वाज नॉट टफ, इट वाज लेंदी। मैं यूजुअली ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कराता हूँ। डैश केयर वुड हैव प्रिवेंटेड अ कैटास्ट्रॉफी, यानी अगर थोड़ा सा केयर किया होता या थोड़ा सा ध्यान रखा होता तो भैया कैटास्ट्रॉफी जो है, जो पंगा है वो नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, अ लिटिल केयर, है ना। मोस्ट प्रोबेबली क्या बच्चों, क्या आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाया करो कि क्या बैठ रहा है भैया, सबसे अच्छा क्या बैठ रहा है, अ लिटिल केयर। सो दिस इज द आंसर, अ लिटिल केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रॉफी, है ना। एक मिनट, या तो इसका आंसर होगा क्या, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर, बच्चों ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत दिख जाते हैं जामिया में और सीवीटी में भी। तो इसका आंसर क्या है, सी। पहला इंडियन सैटेलाइट जो कि एजुकेशन सेक्टर की के लिए बनाया गया था, दैट वाज व्हाट, एड्यूसैट। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट इज एक्सेलएस, ये भी याद रखना। ध्यान रखना, कंप्यूटर से जुड़े हुए 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ही दिखेंगे, 100% दिखने हैं। अ सम ऑफ ₹800, जिन बच्चों ने मेरा क्वांट पढ़ा है उनके लिए मक्खन क्वेश्चन कराया मैंने। अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920, यानी 800 रुपए का जो सामान था वो क्या हो गया भैया, कहां चला गया, वो 920 हो गया। मतलब कितना इंटरेस्ट बढ़ गया, 120। सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा यही निकल के आ गया कि इतना इंटरेस्ट जुड़ गया, सिंपल इंटरेस्ट 120, ठीक है। इन 3 ईयर्स, भैया टाइम क्या गिवन है, 3 है। इफ द इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, ठीक है। पहले रेट निकाल तो नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 120 है। प्रिंसिपल किस पे लगा था, सिंपल इंटरेस्ट 800 पे लगा था। रेट नहीं पता, टाइम 3 साल है, अपॉन 100, काटो इसको, तो रेट की वैल्यू क्या आएगी, 120 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, 340 जा 8 5 जा, रेट क्या आ गया, 5%। क्वेश्चन क्या था, अगर रेट को 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना इंटरेस्ट आए, तो कितना अमाउंट बनेगा, मतलब इसको 8% कर दिया जाए। अब फिर से निकालो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू नया रेट इंटू सेम टाइम अपॉन 100, ये 8 रहेगा, परसेंटेज नहीं आती है यहाँ पे। 8 64 64 3 जा 192, यानी नया इंटरेस्ट है ये, तो नया सम क्या बनेगा, 800 प्लस 192, दैट इज 992। So this is your answer. C is the correct answer. सिंपल क्वेश्चन, जिन भी बच्चों ने मेरी सीरीज पढ़ी ना क्वांट सी, बच्चों बता रहा हूँ आपके लिए मक्खन हो जाएगा, जामिया पेपर इतना इजी हो जाएगा ना आप सबके लिए, आप लोगों को इशू ही नहीं आएगा कि भैया ने क्या ही पढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। अ टीचर वाज टीचिंग एन इंपॉर्टेंट लेसन ऑन द क्लास, ऑन द क्लास, पढ़ के लग रहा है कि गलत है ना, पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत है, क्लास में पढ़ा रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली ओपन इन, ये करंट अफेयर है बच्चों, ये आपके किसी काम का नहीं, ये तब का करंट अफेयर है, अब किसी काम का नहीं, बट जान लो इसका आंसर क्या था। 12th का आंसर आपका रहेगा, व्हाट वाज द आंसर, एक मिनट, सी रहेगा। जी हाँ, भोपाल में उस टाइम पे एक फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हुआ। लेकिन बच्चों का ध्यान रखना, ये स्ट्रैटेजी के भी बन सकता है आपको, बिकॉज फर्स्ट है ना, द फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, तो आप पूछ लेंगे पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां खोला था, तो ये स्ट्रैटेजी के भी बन सकता है। अब ये क्वेश्चन इजी है बच्चे, ट्रिक करते हैं। एक्स बाय वाई की वैल्यू गिवन है 6/5 और निकालनी है इसकी वैल्यू, कुछ नहीं, x की वैल्यू आप इससे अज्यूम कर लोगे कि x की वैल्यू क्या है, 6 है, और y की वैल्यू क्या है, 5 है। बस प्लॉट कर दो इस इक्वेशन में, x² + y² अपॉन x² - y², तो x² + y² अपॉन x² - y², दैट इज 36 + 25 अपॉन 36 - 25, दैट इज आपका व्हाट 61 अपॉन 11। 13 का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, ए आ रहा है, सही है। चलें अगले पे फटाफट से करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था, ट्रिक सिखाई थी रीजनिंग कराते हुए कि अगर वाटर को फायर बोले, फायर को एयर बोले, चाहे कुछ भी बोले किसी भी चीज को, आपको आखिर का क्वेश्चन पढ़ना है बस। वेयर डज सन राइज, सन कहां उगता है, स्काई में उगता है। स्काई को ढूंढो कहां पे, स्काई, ये देखो 2 जगह स्काई है। अब स्काई पहले कहां लिखा है, यहां पहले लिखा है, तो स्काई इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड अर्थ, यानी आपका 14 का आंसर क्या है बच्चों। रीजनिंग के क्वेश्चन ना अगर आपको मेरे तरीके फॉलो करते हो तो आपके लिए बड़ा मक्खन हो जाएगा।
पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है एंड में क्वेश्चन क्या है और जो चीज हम ढूंढ रहे हैं उसका आंसर क्या है। इसका आंसर है स्काई, कि सन स्काई में उगता है। अब ढूंढो स्काई को क्या बोलते हैं, स्काई को बोलेंगे अर्थ। ये मत ढूंढना कि क्लाउड को स्काई बोलते हैं, नहीं, ये तो क्लाउड के बारे में बात कर रहा है ना, हमें ढूंढना स्काई के बारे में कहां बात हो रही है, यहां हो रही है कि स्काई को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, सन मून वीनस मार्स। अब देखो बच्चों, ऑड वन आउट ढूंढने में पता करना पड़ता है क्या बेसिस है। मून जो है वो एक सैटेलाइट है, दिस इज द ऑड वन आउट, बी इज द ऑड वन आउट। इसे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं मानते, सैटेलाइट्स को सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता। बाकी सन वीनस मार्स सब सैटेलाइट्स नहीं है, मेन स्टार्स हैं या प्लैनेट्स है, तो ये सब लोग उसके पार्ट माने जाते हैं। किसके पार्ट, हमारे सोलर सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द 3 नंबर सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज आल्सो थ्राइस द थर्ड। अगर क्या दिखा है, सेकंड वाला पहले का दुगना है, इज सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, है ना। अगर मैं फर्स्ट वाले को x मान लूं, सेकंड 2x हो जाएगा, है ना। एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, मतलब जो सेकेंड वाला है वो तीसरे वाले का तिगुना है, तो तीसरे की वैल्यू क्या होगा, 2x/3, यानी क्योंकि 2x जो है वो इसका तिगुना है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो यानी पहला नंबर x है, दूसरा 2x है, अगला 2x+3 है। सबको समझ में आया क्या लिखा है, सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट को x मान लो तो सेकंड 2x हो गया। एंड क्या लिखा है, एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, मतलब जो सेकंड वाला है वो तीसरे वाले का तिगुना भी था, तो हमें तीसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड देना पड़ेगा ताकि वैल्यू आ जाए। अब क्या लिखा है, इसकी एवरेज है 44। एवरेज कैसे निकलती है, तीनों को ऐड करो, डिवाइड करो 3 से, क्या आ रहा है 44। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 3x + 6x + 2x/3। एलसीएम लिया है मैंने, नीचे बाय 3 रहेगा, मैंने इसका एलसीएम लेके यहाँ डाल दिया, इज इक्वल्स टू 44, है ना। अभी क्या हो जाएगा 3 6 9 और 2 11x, है ना, 11x/3 इंटू, अब ये नीचे था 3/1, ऊपर जाके 1/3 हो जाएगा, तो 11x/9 इज इक्वल्स टू 44। तो x की वैल्यू क्या आई, 44/11 इंटू 9, तो ये 9 4 36। पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, ये तो x की वैल्यू 36 आई है, तो पहला नंबर है, बट जो सेकंड वाला है वो सबसे बड़ा है ऑब्वियसली, बिकॉज वो पहले का दुगना है और दूसरे का तीसरे का तिगुना है, तो इसका दुगना कर दो 72। लार्जेस्ट नंबर है 72। आप भी मत बोलना भैया ऑप्शन में लार्जेस्ट हो जाता, सीधे क्यों नहीं टिक किया, ऑप्शन में और बड़ा नंबर भी दिया हो सकता था, वो जरूरी नहीं कि भैया आंसर हो। शेफाली इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ आलोक सन। आलोक के बेटे, आलोक के सन, शेफाली सिस्टर ऑफ सन ऑफ आलोक सन। इसका जो सन है, आलोक सन का जो सन है उसकी सिस्टर है शेफाली। शेफाली, ठीक है, ये सन है आलोक का, उसका बेटा। हाउ इज शेफाली रिलेटेड टू आलोक, यानी ग्रैंड वो है, ग्रैंड डॉटर है, शेफाली लड़की है ना, ग्रैंड डॉटर है। समझ में आया बच्चों कि कैसे 17 का आंसर भैया डी कैसे हो गया, सबको समझ में आया कि हमें ऐसे ग्राफ बनाना पड़ता है। क्या लिखा है, शेफाली इज द सिस्टर ऑफ सन ऑफ आलोक सन, तो आलोक के सन का भी सन जो है उसकी बहन है शेफाली, तो शेफाली आलोक से कैसे जुड़ी हुई है, अरे भाई इसके बेटे की बहन है तो ये इसकी भी तो बेटी होगी ना, मतलब ये इसके दादाजी हैं, ग्रैंड डॉटर है ये इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेन मेमोरी टाइप्स आर ऑफ, वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। सब बच्चे रैम रोम टिक करके आ जाते हैं, लेकिन बच्चों प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इन्हें भी तो रैम रोम ही कहते हैं ना, प्राइमरी होता है रैम और सेकेंडरी होता है रोम। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाए तो मेरा सजेशन रहेगा ऑल ऑफ द अबव टिक करके आना, बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी और रैम रोम दोनों ही आपकी मेन मेमोरी टाइप्स हैं, या फिर एक ही नाम है यार, दोनों एक ही चीज होती है एक्चुअली में। Which of the following did not recognize the Vedas? वेदास को कौन नहीं मानता था, बुद्धिस्ट, जैन, मेटेरियलिस्टिक, ये तीनों ही वेदास को नहीं मानते थे। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। 65% ऑफ अ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। क्या बोला है, जैसे जैसे देखो मेरा इनको करने का तरीका बड़ा सिंपल है, जैसे बोला ऐसे लिख दो, 65% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। समझ में आया, 65% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 21 लेस देन 4/5 ऑफ द सेम नंबर, है ना। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा भैया, ये हो जाएगा 5 1 जा 3 जा 5 20 जा, ठीक है। ये आ गया 13x/20। इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा -4/5x इज इक्वल्स टू माइनस का 21। इसको सॉल्व करो, एलसीएम BC आ जाएगा, है ना, तो ये तो 13x ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 12x, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का 21। 5 4 जा 4 4 जा 16, सॉरी 16 हो जाएगा 16x, ठीक है। 13 - 16 आपका माइनस का 3x/20 इज इक्वल्स टू माइनस का 21। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 21 इंटू 20 अपॉन माइनस का 3,
ये हो गया 7, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 7 टू 14 यानी 140। द वैल्यू ऑफ दैट नंबर इज 140। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज गिवन दैट सिस्टर इज कोडेड, सिस्टर का कोड क्या है? SISTER। सिस्टर का कोड क्या है बच्चों? 535301। अंकल का कोड क्या है? UNCLE। अंकल का कोड क्या है? 84670। बॉय का कोड क्या है? बॉय का कोड है 129। निकालना किसका? रस्टिक का, RUSTIC का निकालना है। पहले R की वैल्यू यहां से मिलेगी 1, U की वैल्यू यहां से मिलेगी 8, S की वैल्यू यहां से मिलेगी 5। पहले देखो 1 8 5, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। कोई और शुरू हो रहा नहीं हो रहा? 20 द आंसर, खत्म, आगे नहीं करेंगे। फाइंड द ऑड वन आउट। राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर या फिर रीडर। अब बच्चों देखो ये बात ध्यान रखना, रीजनिंग क्वेश्चन का आपको बेस पता होना चाहिए, किस बेसिस पे हो रहा है। पब्लिशर इंसान होता है, रीडर इंसान होता है, राइटर भी इंसान होता है, पर प्रिंटर एक मशीन है, तो बी इज द ऑड वन आउट। चूज द, एक मिनट बच्चों, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, एंटोनिम ऑफ द सैटिस्फैक्शन। एंटोनिम मतलब इसका उल्टा ढूंढना है। सैटिस्फैक्शन का उल्टा क्या होता है? डिससैटिस्फैक्शन या डिसकंटेंट इज द आंसर। ए इज द आंसर, है ना, ध्यान रखना। एंटोनिम मतलब उल्टा होता है बच्चों। इंग्लिश करते हुए ध्यान रखना, आपको थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। नॉलेज होना चाहिए मतलब क्या होता है। बुल इज रिलेटेड टू काउ, है ना, बुल इज रिलेटेड टू काउ मतलब काउ फीमेल होती है, बुल मेल होता है, ये इनका रिलेशन है मेल फीमेल का। तो हॉर्स अगर मेल है तो उसका फीमेल को क्या बोलते हैं? उसके फीमेल को क्या बोलते हैं? उसके फीमेल को बोलते हैं मेयर। बी इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ सेल्डम इज कोडेड एज 1 2 3 5 6, SELDOM। सेल्डम क्या कोडेड है? 1 2 4 3 6 5। तो बच्चों मोड जो है वो क्या कोडेड रहेगा? मोड 5 6 3 2, 5 6 3 2। डी इज द आंसर, खत्म। A collection of 8 bits is called a byte. A is the answer। याद करना, ध्यान रखना बच्चों, कोई क्वेश्चन इग्नोर मत करना। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं बिकॉज़ ये इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बड़ा मसला होता है, जो आप छोड़ोगे पेपर में वही आ जाएगा। और जामिया इतना रिपीट करता है क्वेश्चन को, इतना रिपीट करता है क्वेश्चन को, 40% पेपर तो रिपीट ही होता है ना, याद रखना। इसलिए करते चलना बच्चों, कुछ भी छोड़ना मत आप लोग। द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 210, अप्रैल में आया था, अप्रैल 2010 में आया था। Which of the following is N protein associated with? ये काइंड ऑफ करंट अफेयर है, काइंड ऑफ करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोरोना वायरस चल रहा था, तो उस टाइम भी उससे रिलेटेड था। याद करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर क्यों याद करोगे? अब तो नए आएंगे ना, ये तो पुराने थोड़ी आएंगे। We scored as many goals as they, them, those। as many goals as they नहीं होता, as many goals as them होता है। B is the correct answer। We scored as many goals as them। The man is poor, either he is honest but he is honest because he is honest, if he is honest। because मत करके आना कि आदमी गरीब इसलिए बिकॉज सच बोलता है। The man is poor but he is honest। 30 is the correct answer, I guess B is the correct answer। Who gave the royal patronage to whom? यूनानी सिस्टम। यूनानी सिस्टम याद रखना, ये पेपर में आएगा ही आएगा। जामिया में अगर ये ना पूछे तो क्या पूछेगा? यूनानी सिस्टम को रॉयल पैट्रोनेज किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब ने। अब ये क्वेश्चन सीवीटी और जामिया दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी से जुड़े क्वेश्चन जरूर आते हैं। किस उनने कौन सी बुक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, इंडिया फ्रीडम या हिंदू व्यू ऑफ लाइफ? तो बच्चों हिंद स्वराज। याद रखना, महात्मा गांधी ने और भी किताबें लिखी हैं, वो आप कमेंट करके बताओगे कि महात्मा गांधी ने कौन कौन सी किताबें और लिखी। तो हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, ठीक है। हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? वेरी कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन, बट ज्यादातर जगहों पर 640 दिखा रहा है, तो आप 640 टिक करके आना। आपको कहीं 639 दिखाएगा, 638 भी, 639 दिखाएगा, सब दिखाएगा अलग अलग जगहों पर। 640 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, अलग अलग साइट्स पर अलग अलग दिखा सकता है, बट 640 इज द करेक्ट आंसर। विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? हर बार पेपर में आता है, ये हर बार आता है। रेफ्रिजरेटर, आपका जो फ्रिज होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? उसे फ्रीऑन कहते हैं। सब लोग नाइट्रोजन करके चले आते हैं बच्चों। फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज में फ्रीऑन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। One card is drawn from pack of 52 cards। भाई 52 कार्ड का पैक था, उसमें से एक कार्ड निकाल गया। What is probability that the card drawn is either a red card or a king? 52 कार्ड डिवाइडेड कैसे होते हैं? 4 में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें से ये 2 रेड होते हैं और ये 2 ब्लैक होते हैं। हर एक में एक किंग होता है, यानी टोटल 4 किंग होते हैं, ठीक है भैया। बोला या तो रेड कार्ड हो या किंग हो, तो रेड कार्ड में ये सब इंक्लूड हो गया, मतलब 26 प्रोबेबिलिटी हो गई रेड कार्ड क्या नहीं, बिकॉज 13 में डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है, 13 में डिवाइडेड रहते हैं। या फिर किंग की प्रोबेबिलिटी वैसे 4 होती है, पर 2 तो इधर ही इंक्लूड हो गए रेड होने की वजह से, पर 2 नहीं हो पाएगी क्योंकि वो ब्लैक है, मतलब इसमें 2 और जोड़ दो, तो जो हमें फेवरेबल आउटकम है वो आएगा 28।
टोटल आउटकम है 52। इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 2 14 जा 2 26 जा 2 7 जा 2 13 जा 7/13। सी इज द आंसर। ठीक है, समझ के बाकी जिनको डिटेल में समझना है वो जाके पहले सेक्शन पे चैप्टर पढ़ ले, मैंने सब पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लिटरली सब कुछ पढ़ा है। रीजनिंग आ गई थोड़ी सी बच्चों, जूम इन कर लेता हूं, थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, फाइंड द ऑड वन आउट। क्या ऑड है? 1 5 14 30 50 55 91 में गैप देखो, 4 का गैप है, 9 का गैप है, 16 का गैप है, 20 का गैप है, 25 का गैप, 5 का 5 का गैप है और 36 का गैप है। बच्चों एक बात देखो, पहले 4 का गैप था, फिर 9 का गैप है, फिर 16 का गैप है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अगला जो गैप है 5 के स्क्वायर का हिसाब से होना चाहिए था, है ना। अगला गैप 5 का यानी 25 होना चाहिए था, 25 का गैप, यानी ये तो 20 बार आ गया, यानी यहाँ 55 यहाँ आना चाहिए था। ये जो है ये बीच में जो ये भाई साहब आ गए हैं, ये ऑड वन है, यानी ये है एक्चुअल नंबर जो आना चाहिए था। 50 जो है वो बीच में जबरदस्ती घुस गया है, उसकी जगह नहीं बनती है। 50 से ऑड वन आउट, समझे। स्क्वायर्स के गैप क्या चल रहे हैं, पहले 4 का, 9 का, 16 का, फिर 25 का गैप बनता है, 5 का स्क्वायर, है ना, गैप स्क्वायर का। टुडे इज 30, द डे आफ्टर 59 डेज विल बी। बच्चों इसका प्रॉपर मेथड मैं एक प्रॉपर वीडियो में सिखाऊंगा, बिकॉज डेज निकालने का प्रॉपर एक मेथड होता है। बट ये पेपर में एक क्वेश्चन, अगर आपको नहीं सीखना है, एक प्रॉपर मेथड होता है तो मैं सिखाऊंगा बाद में, डिटेल वीडियो यूट्यूब पे आएगी। इसका अगर आपको प्रॉपर मेथड सीखना है तो मैं सिखा दूंगा, वरना वैसे इसका आंसर आप जान लीजिए। अगर आज थर्सडे है तो आज से 59 डेज बाद आपका क्या पड़ेगा, आई गेस संडे पड़ता है ना, जी हाँ संडे पड़ेगा। सी इज द आंसर। विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, नहीं मिला, किसी प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं मिला, यूट्यूब पे नहीं मिला। किसी को आता है तो मुझे कमेंट में बताना। मेरे को तो भैया इस क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, क्योंकि 38 जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्वांट्स वाला ही है, सॉरी रीजनिंग ही है, बट इसका कोई भी आंसर या एक्सप्लेनेशन कहीं मुझे नहीं मिला, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो इसे आप लोग छोड़ के जाइएगा, इस पर माथापच्ची नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। आप कहते हो भैया इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैंने कहा था ना इजी भी आते हैं। अब बताओ इससे इजी क्या हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC तो होते हैं ना। डी इज द आंसर। सिंपल था कि नहीं था बच्चों, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। वो तो चलो सब बच्चों को पता है कि ये तो 5 जून पे होता है। 21 जून पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है, उसका नाम बताओ, कमेंट करना। 21 जून को कौन सा डे होता है, पेपर में आता है। द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन देता है बच्चों, UNHRC मत करके चले आना, यूनेस्को ही देता है, ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन हेरिटेज रिसर्च सेंटर कुछ करके नाम है ना इसका। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो 41 का आंसर बी ही है, यूनेस्को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक बात यहां पर डिस्क्लेमर ये है कि जो भी बच्चे 11 12 में जिन्हें मैथ्स नहीं पढ़ी है वो स्किप करना। किसको, ये इन तरह के क्वेश्चन को। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। 11 12 में चैप्टर होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, उनके क्वेश्चंस हैं ये। तो उनके क्वेश्चंस को आप लोग मत कीजिएगा, बिकॉज एक नया चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 या मैक्स 3 क्वेश्चन आते हैं। दैट टू ये BBA का है तो थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा आ रखा है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी वालों में शायद इतना मैथ्स नहीं दे, वहां भी देगा, इतना नहीं देगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि उन्हें कॉम्बिनेशन सीखने की जरूरत है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, मैंने ये सिखा देता हूं बच्चों। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट 4 वोवल, हाउ मेनी 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल कैन बी चूजन। 7 में से 3 चुनना है, 7 में से 3 चुनना है, और 4 में से 2 चुनना है, 4 में से 2 चुनना है। 7C3 4C2 को सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा 25,200 आएगा मेरे हिसाब से। 42 का आपका आंसर, क्या मैं सही बोल रहा हूं जी, यस आंसर इज 25,200। तो जिन लोगों ने 11 12 में मैथ्स लिए उनके लिए क्वेश्चन मक्खन है, इजी है। जिन्हें नहीं लिया उनको लिए जंजाल है। तो 7C3 और 4C2 निकालना है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, n का फॉर्मुलेट अपॉन r का फॉर्मुलेट इंटू n माइनस r का फॉर्मुलेट, ये होता है सी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। छोड़ो कोई बात नहीं, बेकार की बातें, जिन्हें नहीं सीखना वो ना सीखे, जिन्हें आता है तो उनके लिए तो मक्खन है। इफ x इज 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंटेज 2x इज y। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है अगर तरीका ना सीखो। मेरा तरीका परसेंटेज करने का मैंने सिखाया था, हमेशा अजम्पशन लेते हैं 100 में, तो कैसे करोगे देखो। इफ x इज 80% ऑफ y, यानी अगर y 100 है तो x 80 हो गया, ये बात समझ में आई। 80% ऑफ y है तो अगर y 100 है तो x हो गया 80%। व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज y, 2x क्या होगा 160। पूछ रहा है इसका क्या परसेंट है। ये मान लो एक तो तरीका बड़ा ये होता है कि आप ऐसे निकाल सकते हो 100/160 इंटू 100, ये भी एक तरीका होता है कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऐसे करके निकाल लो। पर इसका भैया रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया बताता हूं। मान लो x परसेंटेज है ना, मान लो 100 जो है वो इसका x परसेंटेज है, तो क्या लिखोगे x% ऑफ 160 इज 100। हमें यही निकालने के लिए बोला पेपर में कि कितना परसेंट है 160 का 100, 2x का कितना परसेंट y है, तो x% मान लिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, x% ऑफ 160 इज 100। तो x की वैल्यू क्या आएगी 100/160
इंटू 100, ये सॉरी हाँ इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा, अरे चल यार लिख दे फटाफट से सॉरी, इसे काटोगे इसका आंसर आएगा 62.5%, है ना, ये ना आंसर एक बार चेक कर लो मैं फटाफट से। 43 का आंसर बी है, जी हाँ सही है। तो बच्चों समझ गए कि ये ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये x परसेंटेज नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे ये क्यों किया, रीजन समझ लो, एक सेकंड में रीजन सिखा दूंगा। किस चीज के बेसिस पे देखना है कि 2x का कितना परसेंट है y, बस यही इसका मतलब है, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, नीचे 2x आएगा ऊपर y आएगा, जिसके बेसिस पे चेक करना वो नीचे आता है हमेशा। छोड़ो, आप ये तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीका ज्यादा आसान है समझने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, भैया ब्लू रेवोल्यूशन क्यों हुआ था सबको पता होना चाहिए, दिस इज स्टैटिक जी के क्वेश्चन, पानी मत ठीक करके चले आना। When was the Indian Constitution implemented? लागू कब हुआ था, बनना कब शुरू हुआ, ये नहीं लागू कब हुआ था, ध्यान रखना। फिर 45 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। बनना शुरू हुआ था इससे 3 साल पहले, 1947 में, दैट टू इन आई गेस दिसंबर में हुआ था, नवंबर या दिसंबर में, आई डोंट रिकॉग्नाइज दैट एक्यूरेटली, बट या 3 साल पहले शुरू हुआ था। Who was the chairman of University Education Commission set up in 1948? जहां भी एजुकेशन की बात हो पुराने समय की, एक ही भगवान है वहां का, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली था ना इनका नाम, हाँ। तो एजुकेशन कमीशन का कौन था 1948 में, राधाकृष्णन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन वाटर कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बड़ा पूछता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कौन करवाता है, किसके कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसका आंसर है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स होते हैं पानी सॉल्ट्स में, सॉल्ट के अंदर, उसके वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ 2%, एक बात और ध्यान रखो, मेरा पढ़ाया बच्चा कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट करेगा। मैंने यूट्यूब पे इसको करने का सॉल्व करने का तरीका सिखाया है जब मैंने क्वांट्स पढ़ाया, बट अब मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप सॉल्व करो, अब आपने मेंबर्स जो आप लोग यू गाइस आर माय फैमिली, आपको मुझे सिखाना है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ना। पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका ये नहीं है बच्चों, क्या है सही तरीका भैया बताइए। हमेशा एजेस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करो, कभी भी करने मत जाओ। क्यों करने मत जाओ, टाइम बहुत खाते हैं। द एज ऑफ 2% डिफर बाय 16, यानी प्रेजेंट एज में 16 का फर्क है। पहले चेक कर लो किस किसी में 16 का फर्क नहीं है, 15, 25, 16 का फर्क नहीं है, ये ऑप्शन से बाहर हो गया। इन तीनों में है तो ये अभी ऑप्शन में बच्चे में। 6 ईयर अगो द एल्डर वन बी 3 टाइम एज द यंगर वन, फाइंड द प्रेजेंट एज। मतलब क्या बोल रहा है, आज से 6 साल पहले जो बड़ा वाला था थोड़ा लगा 3 गुना था, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये 14, ये 30 है, 6 साल पहले 14 का 8 होगा, 30 का 24 होगा, और ये इसका 3 गुना है, 8 का 3 गुना 24 होता, मतलब यही कॉम्बिनेशन सही कॉम्बिनेशन है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं सी पे लगा के, 6 साल पहले ये 14 होगा, 20 का 14 और 36 का 30 होगा, बट क्या ये वही हो इसका 3 गुना है, नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है। ऐसा ही इसमें भी नहीं होगा। तो सिंपल है, एजेस वाले क्वेश्चन में हमेशा बच्चों क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने जाना, आपको बहुत इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ बहुत जगह मिल जाएगी, ऐसे एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अपने सारे दोस्तों को बोलना कि मेंबरशिप जरूर लें, मैं आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूं, आप मेरे लिए थोड़ा सा लगा सकते हो। मेन वाला क्वेश्चन आ गया, इसका मक्खन तरीका मैंने सिखाया था उन सब बच्चों जिन्हें मेरे क्वांट्स पढ़ा है, टाइम एंड वर्क पढ़ा है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है। बड़ा सिंपल था, क्या लिखा है, 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 36 मैन 18 दिन में करते हैं, तो 27 मैन कितने में करेंगे, कुछ नहीं, मैन डेज का फॉर्मूला क्या होता है, 36 मैन इंटू 18 डेज, यही लिखा है। अब सेम काम हो रहा है तो इक्वेट कर दो, 27 मैन इंटू एक्स डेज, हमें नहीं पता कितने डेज में करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगी, 36 अपॉन 18, एम और डी गया बच्चों, ये नीचे आ गया, 27 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी डेज की वैल्यू। कुछ नहीं, इन दोनों को इंटू करो, इज इक्वल टू इसको और उसको इंटू कर दो, जो इसके डेज आने वाले, आपको डेज पता नहीं ना अभी, तो या इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व करके, 9 2 जा 9 3 जा 3 1 जा 3 12 जा 24 डेज, यानी इसका आंसर है डी। तो 24 डेज के अंदर या 24 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, If Peter can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes, this is a very lengthy question, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा मैं इसको अटेम्प्ट करना, बट तरीका सीख लो। क्या है लेंदी, क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। एक सर्टेन डिस्टेंस है, उसको कवर किया है इसने इतने में, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम इज 1 hour and 24 minute, 1 hour 24 minute, 1 hour and 24। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 hour into 24/60, पूरा अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ठीक है, छोड़ो बाद में बताता हूँ ये। हाँ, तो क्या लिखा है, बाय कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर। मान लो डिस्टेंस जो है हमारा x है, ठीक है, तो पहले केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 2/3 ऑफ x, दूसरे केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 1/3 ऑफ x, क्योंकि उतना ही तो बचा हुआ। क्या लिखा है, रेस्ट जो है अंदर, रेस्ट एट 5 किलोमीटर पर, ठीक है, रेस्ट इतना हो गया। स्पीड 1 क्या थी, पहले केस में 4 किलोमीटर पर आवर थी, स्पीड 2 क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी, यही ना। अब बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला पहले केस में क्या बनेगा, डिस्टेंस क्या है, 2/3x
अपॉन स्पीड है आपकी 4, टाइम दूसरे केस में क्या बनेगा 1/3x डिवाइड बाय 4, दोनों टाइम बन गए। अब क्या बोला है, टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2 की वैल्यू तो गिवन है कि 1 आवर 24 मिनट्स गिवन है, मतलब ये 1 आवर 24 मिनट्स को कन्वर्ट करना आप करवा दूंगा। तो इन दोनों को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 2x/3/4, ये इसका 5 होगा, दूसरे केस में स्पीड कम लगी थी, प्लस 1x/3/4 इज इक्वल्स टू 1 आवर एंड 24 मिनट्स। इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली मेरा काम ये है, मैं आपको पीवाईक्यू के थ्रू बताऊं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं और एक्सप्लेन करूं करना तरीका क्या है, बट स्टिल मैं सजेस्ट नहीं करता कि इसको अटेम्प्ट किया जाए, बट स्टिल बच्चों को करना होता है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखना चाहिए। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ये मुश्किल नहीं है, टोटल टाइम तो दिया ही हुआ है, दोनों टाइम का रेशियो भी बना के दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लेंदी है तो मैं सजेस्ट नहीं करता। व्हाट आर द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट कितने, 6, खत्म। इस क्वेश्चन में ज्यादा बातें ही नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत इजी है ज्यादा बातें नहीं करेंगे, 6 फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी, मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग, कमेंट करके बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी। क्वेश्चन आता है, इंडिया इन्वेंटेड द नंबर सिस्टम, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द जीरो। बच्चों जीरो किसने इन्वेंट किया था, आर्यभट्ट अंकल ने। चलो, गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। गुड गवर्नेंस एक ही इंसान ने करी थी, अटल बिहारी वाजपेयी। कोई भी नरेंद्र मोदी करके मत चले आना, बहाव में नहीं बहना है, जो हुआ है वो लिखना है। गुड गवर्नेंस डे कब हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी, जन्मदिन पे। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठ जो राष्ट्रीय है वो कहां पर है यार, नाम से लग रहा है संस्कृत विद्यापीठ तो तिरुपति में ही होगी ना। 54 का आंसर क्या है बच्चों, इट इज ए, यानी तिरुपति में थी। व्हाट इज इट, तिरुपति, छोड़ो जो भी है। द ओथ ऑफ द ऑफिस, पॉलिटी बहुत आती है पेपर में, यहां से 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी के दिखने ही है, तय कर लो, और बहुत जरूरी भी है। द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ऑफिस की ओथ यानी वो शपथ ग्रहण कौन करवाता है बच्चों, ये करवाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ विटी, यानी विटी का दूसरा मतलब क्या होता है, सिनोनिम मतलब होता है, इसका एक और मतलब बताइए, तो इसका सिनोनिम क्या होगा बच्चों, क्लेवर। क्लेवर इज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ विटी। चलें फिर बच्चों, 56, हम लोग आधा पेपर कर लिया। वीडियो को लाइक करते जाना, इस वीडियो को भी, चाहे कमेंट मेंबर्स ओनली में ही क्यों नहीं है, बट कमेंट करना। और बच्चों प्लीज अपने सारे दोस्तों से बोलना कि मेंबरशिप ले लें, यहाँ पर पीआईक्यूज में सॉल्व करा रहा हूँ, अच्छे से समझा भी रहा हूँ, तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस, ही हैज हेल्प्ड दीज चिल्ड्रन, इसको एक्टिव से पैसिव में कर रहा, दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, दीज चिल्ड्रन हैज बीन या हैड बीन, दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। इट इज वेरी सिंपल, जो सुनने में सही लगे हमेशा वही आंसर होता है। इंग्लिश का एक ही रूल, जो सुनने में सही वही आंसर। ही रश्ड डैश माई रूम पैंटिंग फ्रॉम ब्रेथ, किसी चीज के अंदर घुस रहे हो तो इनटू, he rushed into my room panting for breath, खत्म। Find the largest, जिन लोगों ने मेरी सीरीज पढ़ी उनके लिए मक्खन क्वेश्चन आ गया। Find the largest number of 4 digits exactly divisible by 14, 12, 15, 18, ठीक है। करने का तरीका, पहले तो देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होता क्या है, 9999, छोड़ दो इसको, इनका एग्जैक्टली डिविजिबल निकाला, इनका एलसीएम निकालो, तो 12, 15, 18 और 27 जब आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करते करते, मैंने किया था पहले सॉल्व, पर आपके सामने फिर से फटाफट से कर देता हूँ। 15, 9, 27 है ना, 3 का 2 जा, 5 जा, 3 जा, 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, अब 2 बचा, 5 बचा, 3 बचा, नहीं 3 बचा, 2 बचा, 5 बचा, 5 2 जा 10, 3 9 3 9 20 54 540, 540 इज द एलसीएम। कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड दे दो, 540 को डिवाइड दे दो 9999 से, करते 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 जो रिमाइंडर बचेगा ना, जो भी रिमाइंडर बचेगा आपका 100-150 रुपए, 100-150 नंबर, उसको इसमें से माइनस कर देना। क्यों, क्योंकि अगर आप प्लस कर दोगे एग्जैक्टली डिविजिबल बनाने के लिए तो ये 4 डिजिट से 5 डिजिट चला जाएगा, हमें 4 डिजिट पे रखना है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे माइनस कर देना। जब आप उसको इससे माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 9720, यानी ये है वो नंबर 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल चेक करने के लिए एलसीएम निकालते हैं, हमें याद रखना, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का वो बताइए। नाउ ए कैन डू, वेरी इजी क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया भी था, तरीका सिखाया था प्रॉपर, लेकिन अब आपको यहां भी सिखा देता हूं फिर से, लेकिन जाके एक बार प्रीवियस सेक्शन जरूर चेक करते जाइएगा। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज, ए की एफिशिएंसी है कि वो 10-12 दिन में करता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, 60% ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। हाउ मेनी डेज डज बी अलोन कैन टेक इट, ओके फाइन, इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है, ए कितने दिनों में कर लेता है, 12 दिन में। बच्चों ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/12 का काम कर लेगा, है ना, ठीक है, बात खत्म, बात खत्म। क्या लिखा है, बी उससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर ए 100% एफिशिएंट है तो बी 160% एफिशिएंट हो गया। ये बात सबको समझ में आई। तो अब एक दिन में
बी कितना काम करेगा, वो कितना हो जाएगा 160% ऑफ ए, यही ना कि वो उसे 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो अगर वो अपना 100% दे रहा है तो बी जो है वो 160% दे सकता है। यानी ये इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया आपका 2 5 2 8 2 4 2 6 2 3 2 2 दैट इज 3 5 3 2 3 होगा, सॉरी 15, एक मिनट कुछ गलत हो गया, 160 बाई एक मिनट मैं इसको फिर सॉल्व करता हूँ, ये कुछ सॉल्विंग का इशू कर दिया बच्चों मैंने, एक सेकेंड, काफी सारे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन लगातार कर चुके हैं ना, छोटे मोटे इशू तो होने ही थे, खैर कोई बात नहीं। तो यार इसका आंसर क्या निकालना है हमें, 160% ऑफ व्हाट, ऑफ एक दिन में वो कितना करता है, 0 से 0 कट गया, 4 3 12 4 4 16 4 2 2 2 5 यानी क्या आंसर है 15/2/15। यानी बी जो है वो एक दिन में इतना काम करता है। अगर एक बात बताओ बच्चों, ए एक दिन में इतना काम करता है और टोटल कितना दिन लेता है वो 12, यानी रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका टोटल दिन निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर दो, यानी वो टोटल 15/2 दिन में खत्म कर देगा। समझ गए इस बात को, आंसर समझ में आया सबको कि जो भी एक दिन में आता है ना उसको बस रेसिप्रोकल कर दो, टोटल डेज पता चलता है। बिकॉज क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो 12 दिन का एक हिस्सा एक दिन में करता है, मतलब टोटल दिन कितने 12 है, उल्टा कर दो बस, इसको भी उल्टा कर दो, यानी टोटल वो 15/2 दिन यानी 7.5 दिनों में काम खत्म करके दे देगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट कैसे समझोगे, जाओगे मेरी वीडियो देखोगे, कौन सी वीडियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये बच्चों करंट अफेयर है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर, इंडिया में ना ऐसा होने से, दिस इज करंट अफेयर, याद मत रखना। इसका आंसर था मोहम्मद शमी, लेकिन अब ये नहीं आएगा। वैसे आ सकता है हु बिकम्स द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू रीच 100 ODI विकेट्स, आ सकता है बिकॉज ये एक स्टैटिक जीके भी बन गया। तो याद रखना कौन था 100 विकेट सबसे तेज पाने वाला, मोहम्मद शमी भाई साहब। What is the name, ऊपर से हाँ छोड़ो, What is the name of India's longest suspension bridge built in Leh by the Indian Army? इंडियन आर्मी ने बनाया है मैत्री ब्रिज। 62 का आंसर मैत्री है जी, एक बार चेक कर लूं मैं, जी हाँ इट्स द मैत्री ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country launched world's first 5G मोबाइल नेटवर्क? ये देखो काइंड ऑफ करंट अफेयर है बिकॉज उसी टाइम पे नया नया लॉन्च हुआ था। सब इसका आंसर जापान कराते हैं, चाइना कराते हैं, आंसर साउथ कोरिया है। तो याद रखना वर्ल्ड फर्स्ट 5G मोबाइल नेटवर्क किसने लॉन्च किया था, आपका साउथ कोरिया ने। द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी उसका रेजोल्यूशन किस सिटी में पास किया गया था? 64 का आपका आंसर निकल के आता है बच्चों, दैट इज बॉम्बे, है ना। ये बात चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 64 का आंसर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट या इट इज डी, या हाँ बॉम्बे ही होगा, बॉम्बे में लॉन्च हुआ था। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद व्हाट? आर्टिकल 356 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो किस चीज के साथ डील्स करता है? मैंने उसमें क्या लिखा है, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, द रिमूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर। तो जी हाँ इसका आंसर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, 356 आर्टिकल ये करता है, आंसर है बी, है ना। तो 65 का आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। ओके चलो सही है। लास्ट 35 क्वेश्चंस, इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने 11 12 में नहीं पढ़ा उनके लिए मुश्किल है, बाकी के लिए इजी। हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 की चूजन आउट ऑफ 15, यानी 15 में से 11 चुनना है। 15 से 11 को सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 15 का फॉर्मुलेट अपॉन 11 का फॉर्मुलेट, 15 माइनस 11 का फॉर्मुलेट, दैट इज 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 का फॉर्मुलेट अपॉन 11 का फॉर्मुलेट इंटू 4 का फॉर्मुलेट, 11 के फॉर्मुलेट से 11 का फॉर्मुलेट कर गया, ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, है ना। नीचे क्या बचा बच्चों, 4 इंटू 3 इंटू 2, एक भी लिखी देते, क्या फर्क पड़ता है। 4 3 12 होता गया, 2 7 14। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 66 का आंसर। जब मैं इसे इंटू करूंगा तो दिस इज एक्चुअली क्वांट सी 1365, सी इज द आंसर। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक आप लोगों को करना भी चाहिए। हो नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन, ये क्या लगा है 106 इंटू 106 94। इसको पूरा इंटू करने मत जाना बच्चों, ये आपके लिए ट्रिक है। ये लिखा है 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, है ना। ये 106 106, ठीक है, स्क्वायर मत करना। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 12, दैट इज आपका 2400, ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है प्लस प्रोबेबिलिटी मिक्स, द टफेस्ट क्वेश्चन। टफेस्ट मतलब इसलिए क्योंकि लेंदी थोड़ा, लेंदी मतलब जिनको आता है उनके लिए इजी है। क्या है, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स। कॉम्बिनेशन के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन अगर छोड़ सकते हो तो अभी चैप्टर को छोड़ना, वरना कॉम्बिनेशन सीख लेना। इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, ये बीबीए वाला है इसलिए इसमें मैथ्स इतनी आ रही है, वरना कॉम्बिनेशन वैसे नहीं आता पॉलिटिकल साइंस वगैरह में। देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स आर रिटन रैंडम, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज, एक बार बताओ बच्चों प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है? नीचे टोटल आता है, ऊपर फेवरेबल आता है। पहले फेवरेबल निकालते हैं। फेवरेबल क्या होगा? हमें 15 लड़कों में से 2 लड़के चुनने और 10 लड़कियों में से 1 लड़की चुननी। ये आ गया हमारा क्या? फेवरेबल आउटकम है, ये चुनना है। टोटल क्या आएगा? 25 बच्चों में से 3 बच्चे चुने, ये आपका टोटल आएगा। मतलब आपको ऊपर सॉल्व करके ये लिखना, नीचे सॉल्व करके ये लिखना और डिवाइड करके आपका आंसर क्या आएगा? 68 का इट इज सी 46 या मोस्ट ऑफ यही आएगा, बट हाँ कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, इसको ऊपर इसमें लिखना तो सी आ जाएगा सर। नेक्स्ट आ गया हमारा रीजनिंग। 18 20 10 12 4 6, दिख रहा है कि ये बढ़ घट रहा है, मतलब इनका सीरीज का आपस में कोई लेना देना है नहीं, इनका एक देश को छोड़ के लेना देना है। 18 में से 8 गए तो 10 आया है ना, 8 का गैप था, ठीक है। 10 में से 6 गए तो 4 आया, 8 का गैप था फिर 6 का गैप था, अगला गैप 4 का होगा। 4 में से 4 जाएंगे तो 0 आएगा। 20 द आंसर। अल्टरनेटिव सीरीज है, यहां भी देखो 20 में से 8 गए तो 12 आया, 12 में से 6 गए तो 6 आया, अब 6 में से 4 जाएंगे तो अगला 2 आएगा। आप अगले 2 ही बता सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट पकड़ना आना चाहिए। Which is India's first state to record 100% first dose vaccination? This is a current affair question. मैंने कहा था टोटल 5 करंट अफेयर से ज्यादा दिखने नहीं वाले हैं आपको। करंट अफेयर है, आप उस टाइम पे तेलंगाना था इंडिया का पहला स्टेट जिसने 100% वैक्सीनेशन करा ली थी, फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन। What is the meaning of idiom make ducks and drakes off to waste something recklessly? बच्चों मैं ना एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या चीज की, जो कि नेहा मैम ने पहले भी कराई है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि शॉर्ट्स में चलेगी। शॉर्ट्स डालूंगा उसके में रेगुलरली। उसमें क्या होगा, आइडियम्स के मीनिंग्स बताए जाएंगे ताकि बच्चों को कोई इशू ना आए पेपर में, ठीक है। इसका आंसर क्या है? टू मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ टू वेस्ट समथिंग रेकलेसली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के कुछ 20 क्वेश्चन बचेंगे मुश्किल से। इफ बी इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यार आता ही आता है, ये तो रिपीट होता है। इफ बी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सीज ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, है ना, देन हाउ इज C's father related to B? क्या लिखा है? If B is the only child of C's grandfathers, C के ग्रैंडफादर यानी 2 लेवल ऊपर कि एक ही डॉटर हुई, एक ही उनको डॉटर हुई, है ना, उसका एक ही बच्चा है B। ग्रैंडफादर को डॉटर एक हुई थी, एक सन भी हुआ होगा, है ना, एक सन भी हुआ होगा। तो C का जो ग्रैंडफादर है, उनकी ओनली जो डॉटर थी उनका बच्चा है B। Then how is C's father related to B? यानी ये जो C का बाप है, इससे कैसे रिलेटेड है? ये इस देखो ग्रैंडफादर जी के 2 बच्चे, एक ही डॉटर और लौंडा, एक लौंडा भी होगा। लड़के का बेटा C है ना, और लड़की से बेटा हुआ B। ये आपस में कैसे रिलेटेड है? दोनों ही इनके बच्चे हैं, मतलब ये भाई बहन है। मतलब अगर ये मेरी माँ है तो ये मेरे मामा हुए, यानी ये मेरे मैटरनल अंकल हुए। क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया? फिर समझा दूं क्या लिखा है। C के जो ग्रैंडफादर हैं, उनको एक ही डॉटर हुई, उनकी बेटी है B या उनका बेटा है B। तो अब एक ही डॉटर हुई तो डॉटर एक हुई, एक सन भी तो हुआ होगा, तो सन का बेटा है C। अब लिखा है कि C का जो बाप है उससे B का क्या रिलेशन है? मतलब मेरी माँ का जो भाई है वही मेरा रिलेशन है, यानी मेरे मैटरनल अंकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन। हाँ, P is to the south of Q and R is to the east of Q. Windward direction P with respect to R. क्या लिखा है? P is to the south of Q। मान लो ये Q है, इसके साउथ में है P, है ना, ये Q था, इस साउथ में है P, एंड R is to the east of Q। ईस्ट यहां होता है, आपको पता है, R is to the south। विद डायरेक्शन P with respect to R, R की नजर से देखें तो P कहां पे है? साउथ वेस्ट, यानी SW इज द आंसर, ए इज द आंसर। मैंने सब कुछ सिखाया, बड़ा रीजनिंग की सीरीज फॉलो करना, जाके अच्छे से आपको आ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे अभी आपको, बाकी डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश समवॉट पॉम्पस ही वाज एन एंटरटेनिंग कंपेनियन। दो समवॉट पॉम्पस, आई गेस दो समवॉट पॉम्पस, नहीं दो नहीं, हाँ दो समवॉट पॉम्पस, यानी थोड़ा पॉम्पस बिहेवियर है उसका, बट स्टिल ही इज एन एंटरटेनिंग कंपेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर आईज रिलेशन देखो, ये भी क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आईज क्या करती है? कलर देखने में मदद करती है, तो स्पेक्टाकल विजन में ये भी हो सकता है, नहीं स्पेक्टाकल विजन के लिए मदद नहीं करता, वो आपके विजन को क्लियर करता है, वो विजन के लिए बना नहीं है, दैट इज नॉट द पर्पस। न्यूज़पेपर प्रिंट बेकार है,
एलिमेंट मेडिसिन उल्टा है। नोज का काम क्या है, फ्रेग्रेंस में देखना, यानी डी इज द आंसर। प्रॉपर ये बैठ रहा है, थोड़ा बहुत ये भी डाउट कर रहा था लेकिन ये प्रॉपर बैठ रहा है कि नाक का काम क्या, हमारे बॉडी पार्ट की बात हो रही है। पैसिव करना है, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, बी 76 का बी, एकदम इजी वालों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे। एक्टिव टू पैसिव है, नहीं तो नहीं समझ में आया तो जाओ नेहा मैम की वीडियो देखो, इंग्लिश की प्ले सीरीज में डाल दिया। ओवल इज रिलेटेड टू सर्कल, ओवल जो है वो समवॉट सर्कल से रिलेटेड है। आई एम सो सॉरी। इन द सेम वे एज रेक्टेंगल इज रिलेटेड टू व्हाट, अब जो रेक्टेंगल है अगर सिमिलर देखा जाए तो स्क्वायर से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली यार, इजी पीजी क्वेश्चन, स्क्वायर, बी इज द आंसर। चलो आखिरी के 20 फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम इंक, पेन, पेंसिल, ब्रश। पेन, पेंसिल, ब्रश सब क्या है, वो हथियार हैं जिनसे लिखा जाता है, बट इंक एक्चुअली में फ्यूल है। दीज आर एक्चुअली द गन्स, दीज आर द बुलेट्स। तो इंक इज द ऑड वन आउट, ए इज द आंसर। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो बच्चों, ए जेड बी वाई सी एक्स आपस में कोई लेना देना नहीं, अल्टरनेट देखो, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। ठीक है, तो फिर जेड वाई एक्स यानी उल्टा चल रहा है, क्योंकि एक्स वाई जेड होता है तो उल्टा चल रहा है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है ना। तो ये सीरीज उल्टी चल रही थी और ये सीरीज आगे बढ़ रही थी, यानी डब्ल्यू इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन। अगला रीजनिंग का एक और आ गया, क्या आ गया भैया, जाइंट का उल्टा होता है ड्वार्फ, कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा, तो जीनियस का उल्टा क्या होगा, इडियट। सी इज द आंसर। एंटोनिम की बात हो रही थी, एंटोनिम और रीजनिंग मिक्स थी। फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, तो नोबडी एक्सेप्ट यू नोज द ट्रुथ। अच्छा मेरे मुंह से आंसर निकल गया यार, नोबडी डैश यू, नोबडी विद यू नहीं होगा, सिंस यू नहीं होगा, बिकॉज यू नहीं होगा, इट्स सिंपल यार, नोबडी एक्सेप्ट यू नोज द ट्रुथ। ठीक है, which is known as the metal of the future, everyone should know this thing। ये क्वेश्चन हर बार आ सकता है। metal of the future कहते हैं टाइटेनियम को, टाइटेनियम is the metal of the future। next question, the largest railway station in the northeast frontier railway is, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में क्या है, मालेगांव है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा गुड क्वेश्चन, एक बार ही देखा मैंने, दोबारा तो नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज क्लासिफाइड द इंडियन कोड वेरिएंट, ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, बेकार है आपके, अब किसी काम का नहीं रहा। नेक्स्ट पे चले जाओ, इसका आंसर यूके। The official language of the Gupta ruler was Sanskrit। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है। 85 का आंसर आपका सी है। ठीक है, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगर वाज सिंगिंग एन ओल्ड मेलोडी, एन ओल्ड मेलोडी वाज बीइंग सung बाय द सिंगर, द ओल्ड मेलोडी वर बीइंग sung, वर कैसे हो सकता है यार, एन ओल्ड मेलोडी इज sung नहीं भाई, वाज सिंगिंग है ना, बीइंग तो आना ही चाहिए, बीइंग आएगा ही आएगा। 87 का आंसर है ए, सिंगिंग है ना तो बीइंग होगा, ए इज द आंसर। इंग्लिश पकड़नी आनी चाहिए, बाकी नेहा मैम से पढ़ो, हमने भी उनसे ही पढ़ा है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एम बी एन सी ओ आपस में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन ऐसे देखते हैं, ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से होगा, यानी ई से शुरू होने वाला है। कितने हैं, दो, ये तो गए, दो बचे। अब एम एन ओ पी क्यू यानी ई के साथ क्यू आएगा, ए इज द आंसर। नेक्स्ट, 19 24 20 25 21 आपस में नहीं है, बढ़ घट रहे हैं तो अल्टरनेट होगा, 19 का 20, 20 का 21, 21 का 22, 24 का 25, 25 का 26, 26 का 27। अगर इसका अगला ढूंढना होता है वो भी ढूंढ लेते हैं हम, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है, बहुत रिपीट होता है, बहुत, लगभग सबके पेपर में आना ही आना है, बिकॉज कंफ्यूजिंग है। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड, एक आदमी को देखकर एक औरत बोली कि ये जो आदमी है ना, हिज मदर, इसकी जो मदर है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये जो है वो किसकी डॉटर है, उस औरत की माँ की डॉटर, यानी एक तरह से एक और औरत यानी मदर। एक बार बताओ बच्चों, एक वुमेन ने कहा है कि इस आदमी की जो माँ है ना वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, अगर माँ की इकलौती ही बेटी है तो वो एक ही होगी, और वही औरत इसकी माँ भी है, वही औरत वो वुमेन खुद भी है, क्योंकि उसने बोला ना माई मदर की इकलौती डॉटर। अब डॉटर जब एक ही है तो ये वुमेन भी तो वो खुद हो सकती है ना, यानी इस आदमी की एक्चुअली में ये क्या है, माँ है, वो वुमेन उसकी माँ ही है। क्वेश्चन समझे बच्चों, क्या बोला, एक आदमी को देखकर एक औरत बोली कि इसकी जो माँ है ना वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब जब माँ की बेटी एक ही है, वो इसकी माँ भी है और वो तुम खुद भी हो, मतलब तुम ही इसकी माँ हो। सिंपल, समझ में आया, ये बात अच्छे से समझना। बाकी रीजनिंग की सीरीज में चला रहा हूं, उसमें ऐसे बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पर करते रहोगे तो आपका इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, fill in the blanks with appropriate prepositions, है ना, prepositions। He hanged himself with the piece of cloth, from a piece of cloth, by a piece of cloth, all of the above। देखो all of the above can also be the answer, but यहाँ पर एकदम succinct बैठेगा with the piece of cloth। Use the appropriate conjunction, she must weep or she'll die। ये तो come on यार, रो ले वरना मर जाएगी, रो ले और मर जाएगी, रो ले क्योंकि मर जाएगी। 92 का आंसर क्या होगा भैया, रोले शी मस्ट बी बिकॉज शी विल डाई। उसको रोना चाहिए यार क्योंकि वो मरने वाली है, बिकॉज फिर भी ठीक है, सारे सेंटेंस में सारे ऑप्शन बेकार है, बट बिकॉज फिर भी ठीक है ना।
कंप्लीट द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे यू देखकर एन लगाते हैं, एन नहीं आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा भैया? ये तो ए आई ओ वॉवल है, वॉवल के आगे तो एन लगता है। बताता हूं क्यों। बच्चों यू एक ऐसा वॉवल है जो एक्चुअली वॉवल नहीं होता। क्योंकि जो यू का जो ओरिजिनल साउंड होता है ना, यू, वो वॉवल का साउंड नहीं है। वॉवल का साउंड होता है अ। जब भी अम्ब्रेला लिखा होता है, अम्ब्रेला है ना, जब यू जो है वो अ का साउंड निकालता है तभी इसके आगे एन लगता है। अगर ये अपना खुद का साउंड निकालेगा, यू का निकालेगा, तो इसके आगे एन नहीं ए लगेगा। इसलिए कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी कंफ्यूजिंग, आपका सारा कॉन्सेप्ट हिल गया, बट ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। रीजन मैंने आपको दे दिया। यू जो है उसका साउंड वॉवल नहीं है, खाली वो वर्ड जब ए का साउंड निकालता है तभी वो वॉवल, यानी अम्ब्रेला एन, बट यूजफुल के आगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर इन इंडिया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहां पर हेडक्वार्टर हो रखा है इंडिया में? इसका आंसर है गुरुग्राम में, हमारे गुड़गांव में। मैं यहीं दिल्ली में रहता हूं तो गुड़गांव में हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। ठीक है। विच कमेटी इंट्रोड्यूस? आपको इस सारी कमेटी का वर्क पता होना चाहिए बच्चों। जो बच्चे पढ़ने आए, अच्छे से पढ़ने आए, इन सबका वर्क आपको पता होना चाहिए। इन सब कमेटी ने क्या क्या काम किया था आपको पता होना चाहिए, तभी आप पेपर में एक्सेल कर पाओगे। सो विच कमेटी इंट्रोड्यूस द 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ द PRIA? अशोक मेहता, बलवंत राय, रंगाराजन कमेटी या फिर कस्तूरी राजन कमेटी? द आंसर इज हम राय साहब का काम था। सॉरी, मेरा नाम भी ओम राय है, सो या बलवंत राय जी ने, बलवंत राय के कुत्तो, सॉरी मैं भावनाओं में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, फेवरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर में दे देते हैं। मैंने 2 बार पेपर दिया, दोनों बार आया था, इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं आएगा। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। हमेशा याद रखना, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, इट इज द वाइस प्रेसिडेंट। बच्चों ध्यान रखना, जो सीरीज है, जो कि ये PYQ सीरीज है, एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं है। आप एक बार को मॉक टेस्ट को थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो नहीं आ रहे वो छोड़ सकते हो, बट PYQ को नहीं छोड़ना चाहिए। सारे क्वेश्चन जो अच्छे लगे बुरे लगे सब करो, बिकॉज पेपर में वही रिपीट हो जाएगा जो आप छोड़ के चले जाओगे। ध्यान रखना, बड़ी गंदी आदत होती है इसकी। विच सिटी हैज बिकेम इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इन 2021? ये करंट अफेयर था 2022 के पेपर का, यानी ये उसके 1 साल पहले हुआ था ना, तो उनके लिए करंट अफेयर था, बट हमारे लिए नहीं है। बट हाँ, वाटर प्लस सिटी कौन सी बनी तो आपको याद होना चाहिए। 97 का आंसर है आपका भोपाल, इंदौर बना था, इंदौर। हाँ, इंदौर इज द वाटर प्लस सिटी। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा? धम्मा कॉन्सेप्ट कौन लाया था? अशोक जी लाए थे, है ना, आई गेस, यस, अशोक जी लाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे साथ मेरा जो पेपर था उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन था काइंड ऑफ, बट ये बहुत दिमाग खाता। करना क्या है इसको, करने का तरीका वही अच्छे से कर पाएगा जो कौन है, जिसने मेरा सीरीज पढ़ा हुआ है। जब भी इतने बड़े बड़े वैल्यूज है ना, समझ आपको इसे सॉल्व नहीं करना है। क्या तरीका मैं सिखाता हूँ, फटाफट से सीख लो। मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स फॉर इतना ईच, यानी दोनों फ्लैट का दाम अलग अलग था पर दोनों बिके सेम प्राइस के। याद आ रहा है, मैंने कुछ सिखाया था क्वांट की सीरीज में। वन ही गेन 16%, वन ही लूजेस 16%, है ना, दोनों पे ही सेम परसेंटेज का गेन और लॉस उसको हो रहा है। हाउ मच गेन और लॉस डज ही डू? मैंने हमेशा बताया था, अगर कोई भी 2 सामान बेचे गए, दोनों सेम प्राइस के बिक गए और उनका गेन और लॉस परसेंटेज भी सेम आ गया, यानी एक पे उतना ही गेन, अगले पे उतना ही लॉस हो रहा है, इसको सॉल्व करने का तरीका बस सिंपल होता है। क्या लिखते हैं? x/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x क्या होता है? वो परसेंटेज, यानी 16/10 का होल स्क्वायर। 16 का क्या होता है? 256/100, दैट इज 2.56। दिस इज आंसर। याद रखना, मैंने जब पढ़ाया था ना आपको, ये परसेंटेज पढ़ाई थी, तो मैंने आपको अच्छे से इंट्रो में बताया था ये चीज, और क्वेश्चन करते हुए भी सिखाया था कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको नजर आए, आपको मेरे तरीके से करना, वरना सॉल्व करने जाओगे ना बेटा, इसका 16% निकालने जाओगे पहले माइनस करके, यानी x माइनस 16% ऑफ x जब ये है, फिर x प्लस 16% ऑफ x जब यही आएगा, तब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारी बुरी हो जाएगी। इसलिए मुश्किल हो जाएगी, मत करना। पेपर में टाइम वेस्ट करने से बचाने के लिए तो मैंने मेंबर्स ऑनली बुलाया आप लोगों को। क्यों बुलाया? क्या फर्क होगा उन सब में जिन्हें मैंने वहां पढ़ा और आप में जिन्हें PYQ करा रहा हूं? यही कि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आपके पास वो शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैं देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? दैट इज योर आर्टरीज। आर्टरीज आपका ब्लड लेके जाती है, बिकॉज वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दैट इज द एंड ऑफ द सीरीज। बच्चों ध्यान रखना, अगर पूरा पेपर समझ में आया तो अच्छे से लाइक करके जाना, कमेंट करना, और सब दोस्तों को बोलो मेंबरशिप ले ले। मैं बहुत हेल्प कर रहा हूँ यहाँ आप सबकी, और आप सबके लिए बहुत जेन्युइन काम कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट भी आएंगे, मॉक टेस्ट में जरूरी नहीं है, वैसे जरूरी है 5-6 साल के पेपर बनाना, बिकॉज जामिया के पेपर में बहुत रिपीटेशन होती है, और जनरल टेस्ट में मेजरली स्टैटिक डाटा बदलता नहीं, तो रिपीट होता ही होता है। इसलिए इसे करके सब लोग सब में शेयर करना, मेरी वीडियोस को बोलना कि मेंबरशिप लें, आए यहाँ पर पढ़ाई करें और अपना जामिया इसी बार आए और अपने सीनियर ओम राय से मिल पाए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। ओके गाइस, नेक्स्ट PYQ अगले कल या परसों तक में आता है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस गाइस। बाकी यूट्यूब चैनल को भी देखते रहना, शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।